हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी, जिसका चैप्टर नंबर है 4। हम चैप्टर नंबर 4 तक पहुँच गए हैं। और अगर आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री और इसके फर्स्ट 3 चैप्टर देखने हैं तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। मैं उनकी प्लेलिस्ट भी बना दूँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4, मानचित्र। मानचित्र क्या है? जैसा कि आपने देखा होगा, भारत का मानचित्र, हरियाणा का मानचित्र, इस प्रकार से उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। जैसे यहाँ पर ये देखो, ये क्या दिखाया गया है, ये दिक् सूचक दिखाया गया है। ये क्या करता है? ये दिशा का निर्धारण करता है। जैसे ये ऊपर उत्तर, और उसके बाद ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। यहाँ पर ऐसे करके डिग्री को भी दिखाया गया है। तो आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। क्या होती हैं? अध्ययन की कुछ सीमा। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, अपने राज्य, जिला, शहरों और गांवों के बारे में अध्ययन करते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया क्या है? चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह से पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। ओके, तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। आओ कुछ करके सीखें। एक रबड़ की पुरानी गेंद लें एवं उस पर कोई रेखा चित्र बनाएं। आप उस पर उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव को भी चिन्हित कर सकते हैं। अब चाकू से इस गेंद को काटें तथा उसे चपटा करने की कोशिश करें। देखें कि किस प्रकार से रेखा चित्र का रूप क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। आगे देखते हैं। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र और एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य होते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ करके दिखाना होता है तो क्या करते हैं? तब एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित मानचित्रों से तो उसकी एक बुक सी बना लेते हैं और उसमें विभिन्न भिन्न प्रकार के क्या करते हैं? मानचित्र लगा देते हैं। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। जैसे भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। तो ये कैसे मानचित्र हैं? जो भौतिक मानचित्र हैं, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं कि जो इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप में ऊपर क्या है? सबसे पर्वत। तो जैसे हमारा ये वाला हमारा ये वाला ऐसे करके हम कुछ इस तरह से इंडिया का मैप बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे क्या है? हमारे क्या है यहाँ पर? पर्वत। तो इस प्रकार के जैसे पर्वत को दर्शाता है, नीचे पर्वत, पठार वगैरह जो भी हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है भौतिक मानचित्र। आगे है राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, शहरों, नगरों, गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? राजनीतिक मानचित्र। जैसे हम पता कर सकते हैं कि जो हरियाणा की सीमा है वो किस किस से लगती है। जैसे पंजाब से लगती है। तो इस प्रकार से सीमा का निर्धारण करने के लिए भी हम राजनीतिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। आगे है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन एवं उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को क्या कहा जाता है? थीमेटिक मानचित्र। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं। जो थीमेटिक मानचित्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे दूरी के आधार पर, दिशा के आधार पर, प्रतीक के आधार पर। जैसा कि आप जानते हैं
जैसा कि जो दूरी है, दूरी को क्या करते हैं, पैमाने के आधार पर क्या किया जाता है, मापा जाता है। और जो दिशा है, दिशा को कैसे मापते हैं, ऐसे जैसे मैंने ऊपर आपको दिखाया था, दिक्सूचक यंत्र होता है जो वो दिशा को बताता है। आजकल जो हम होते हैं, आजकल जो घर बनाते हैं ना लोग, उसको दिक्सूचक की सहायता से क्या करते हैं, वो देख सकते हैं कि कौन सी दिशा पूरब है, और पूरब दिशा में जिसका फेस होता है तो वो उसको अच्छा मतलब शुभ माना जाता है। ओके, तो ये हो गया दिशा के आधार पर। आगे है प्रतीक। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मानचित्र प्रतीकों के आधार पर, प्रतीक जैसे मानचित्र दिखा दिया ये यहाँ पर, इसके ऊपर यहाँ पर दिखा दिया पठार, यहाँ पर दिखा दिया पठार, यहाँ पर दिखा दिया पर्वत, तो हम क्या करेंगे, जैसे स्क्वायर बना के स्क्वायर को क्या दर्शाएंगे, पर्वत, यहाँ पर सर्कल बना के क्या दिखाएंगे, पठार। जैसे यहाँ पर कोई भी मान लो ग्रीन कर लो तो क्या है ये, पर्वत, ये ब्राउन कर लो तो क्या है, पठार। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो ग्रीन वाला एरिया है वो पर्वतों का एरिया है, जो ब्राउन एरिया है वो पठारों का एरिया है। इस प्रकार से हम ऐसे प्रतीकों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं क्या दिया गया है इसमें। दूरी। मानचित्र एक आरेखण होता है कि जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी क्या रहे, वास्तविक बनी रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। ठीक है, क्या करती है, व्यक्त करती है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का क्या होता है, अनुपात होता है। जैसे स्थल पर दूरी है उसकी 500 और मानचित्र पर हम उस 500 को क्या कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर कर सकते हैं। अगर 1000 तो उसको 10 कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उसकी वास्तविक दूरी का अनुपात क्या होता है, इस प्रकार से उसका अनुपात बांटा जाता है। उदाहरण के लिए देखो, एग्जाम्पल भी दिया गया इसका। आपके विद्यालय में आपके घर के बीच की दूरी क्या है, कितनी, 10 किलोमीटर, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र 1 सेंटीमीटर स्थल के लिए क्या है, 5 किलोमीटर को दर्शाता है। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, छोटे पैमाने का मानचित्र। इस प्रकार से आगे देखते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले बाग जैसे अपने गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तो हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दिखाया जाता है। इस प्रकार से मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्रों की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है तो उसको भी देख लेते हैं। चित्र 4.1 को देखिए। जैसा कि यहाँ चित्र 4.1 एक गांव का मानचित्र दिखाया गया है। इसका उपयोग स्थानों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक कुआं एक वृक्ष के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। देखो, एक कुआं है और जो एक वृक्ष है, कितनी दी गई है दूरी, 5 किलोमीटर। इसका मतलब है वास्तविक दूरी 50 मीटर है। अब एक पोस्ट ऑफिस ए एवं करीम का घर ई के बीच की दूरी कितनी है, ए और ए के जो ए है, ए कहाँ पर है, ये देखो पोस्ट ऑफिस ये वाला और ई करीम का घर, तो इनके बीच की दूरी कितनी दिखाई गई है, इनके बीच की दूरी दिखाई गई है 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि स्थल पर यह दूरी 120 मीटर है,
लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़कर सीधे ई से ए पर नहीं जा सकते, आपको सड़क पर चलना होगा। अब हम लोग पैदल तय की जाने वाली ई से सी, उसके बाद सी से एम, एम से बी तथा बी से ए को मापते हैं, सभी दूरियों को जोड़ देते हैं। यह करीम के घर से पोस्ट ऑफिस तक का कुल दूरी होगी। तो इसमें क्या बताया गया है कि हम उड़ के तो नहीं जा सकते, यहाँ से हम यहाँ आएंगे, ये दूरी जोड़ दी, फिर यहाँ आएंगे, ये जोड़ी, फिर यहाँ आएंगे, ये जोड़ी, फिर ये यहाँ आएंगे। ये अगर करीम के घर पहुँचना है, अगर पोस्ट ऑफिस जाना है तो फिर ऐसे 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 ऐसे, तो हम इसको जोड़ेंगे। इस प्रकार से आगे देखते हैं। ये दिक्सूचक दिखाया गया है नीचे, ऊपर क्या है, प्रधान दिक्बिंदु। ठीक है। दिशा, अधिकतर मानचित्रों में क्या दिखाया गया है, अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर क्या लिखा होता है, ऊ डॉट। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को क्या करता है, दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा भी कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चार मुख्य बिंदुओं, दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। इसमें देखो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और जो ये है, ये उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व। ये उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पूर्व। ठीक है। आगे है चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाएं। विकास के घर से समुदाय केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा। ये आप खुद करके देखना, अगर नहीं समझ आए तो मैं आपको करवा दूंगी। ओके, तो आगे देखते हैं क्या दिया है। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा कहाँ होती है, उत्तर दक्षिण दिशा में। आगे है प्रतीक। प्रतीकों के माध्यम से हम किसको डिफाइन करते हैं, मानचित्र को डिफाइन करते हैं। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृति जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों, कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों और रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तब आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते। तब आप इस चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये रेलवे लाइन है, ये बड़ी लाइन, ये मीटर लाइन, ये रेलवे स्टेशन, इनको दर्शाया गया है। ये क्या है, ये बड़ी लाइन है, ये मीटर लाइन है और ये रेलवे स्टेशन है। सड़कें, पक्की सड़क को ऐसे दिखाया है और कच्ची सड़क को ऐसे। आगे है सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये दिखाया गया है, थोड़ा सा डार्क है ये, और राज्य सीमा को थोड़ा लाइट, और फिर उससे लाइट है जिला की सीमा। नदी को ऐसे दिखाया है, कुआं को ऐसे दिखाया है, तालाब को ऐसे दिखाया है, नहर और पुल। इसी प्रकार से आगे है मंदिर, आगे गिरजाघर का निशान देखो कैसा है, मस्जिद देखो कैसी है, और ये क्या है, छतरी। आगे है पोस्ट ऑफिस, PTO, PS। ठीक है, मतलब पुलिस स्टेशन। PTO मतलब पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस। आगे पोस्ट ऑफिस। आगे बस्ती और कब्रिस्तान, बस्ती को ऐसे दिखाया गया, कब्रिस्तान को ऐसे, पेड़ को ऐसे दिखाया है और घास को ऐसे। इस प्रकार से ये सिंबल दिखाए गए हैं जिससे हम मानचित्र में आसानी से, जो मानचित्र है हमें आसानी से समझ में आ जाता है। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, इनकी एक अलग भाषा होती है जो सभी क्या करते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये क्या होते हैं, रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। ठीक है, ये देखो, ये मस्जिद दिखाई है, ठीक है, ये पुलिस स्टेशन, ये देखो, ये छतरी का निशान है, ये पेड़ हैं, सभी मानचित्र के हिसाब से दिखाए हैं। ओके, आगे देखते हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल किसके लिए, जलाशयों के लिए, भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए, और हरा रंग मैदानों को दर्शाता है। आगे है रेखाचित्र। रेखाचित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। जैसे
मेरा घर है और मेरे दोस्त का घर है, मेरे दोस्त का बर्थडे है और मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, और मुझे घर का एड्रेस नहीं पता, तो वो कॉल करके मुझे एड्रेस बताएगा कि आपको ऐसे ऐसे आना है और यहाँ से आ जाना है, इस प्रकार से उसे उसका घर मिल जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेखा चित्र। इसको पढ़ लेते हैं क्या दिया है इसमें। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षणों पर आधारित है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखण बना सकता है। इस कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। जैसे क्या करता है, वो कहेगा घर से यहाँ इतना चलना है, उसके बाद आपको इतना मुड़ना है, फिर यहाँ से ऐसे जाना है, फिर इतना जाना है, फिर इतना जाना है, और वहाँ पर क्या है, मेरा घर है। तो इसको क्या कहते हैं, कच्चा आरेखण। आगे है खाका। खाका क्या होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जाता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने का एक रेखा चित्र खींच लेते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, खाका। इस प्रकार से ये था हमारा आज का चैप्टर, और मिलते हैं दोबारा कल एक नई वीडियो के साथ, नई चैप्टर के साथ। तो ओके, बाय बाय।